पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे देखिए ए कैंटीन रिक्वायर्स 56 kgs ऑफ राइस फॉर 7 days। मतलब यहां पर एक कैंटीन है और उस कैंटीन को 7 दिन के लिए 56 kg राइस की जरूरत होती है। उसके बाद बोल रहे देखिए द क्वांटिटी ऑफ राइस रिक्वायर्ड फॉर द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मई टुगेदर इज। तो उस कैंटीन में अप्रैल और मई ये दोनों महीना मिलके कितना केजी राइस की जरूरत पड़ेगी वो हमें यहां पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहां पर बोला गया है 7 days के लिए 56 kgs राइस की जरूरत होती है। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 7 days के लिए 56 kgs राइस की जरूरत होती है। तो अगर 7 दिन के लिए 56 kg राइस की जरूरत होती है तो एक दिन के लिए कितना लगेगा? एक दिन के लिए यहां पर 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 8 kg। सो एक दिन के लिए 8 kg राइस की जरूरत होती है। अभी हम लोगों को निकालना है अप्रैल और मई ये दोनों महीना मिलके कितना राइस लगेगा, हमें ये निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स अप्रैल महीना में कितना दिन होता है? अप्रैल महीना में आपका 30 days होता है और मई महीना में आपका 31 days होता है। यहां पर आप मिस्टेक कर लेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर मिस्टेक करेंगे और आपका यहां पर गलत आंसर आएगा। तो अप्रैल महीना में 30 days होता है और मई महीना में 31 days होता है। तो कुल मिला के यहां पर कितना डेज हो गया? कुल मिला के यहां पर टोटल 61 days हो गया। अब देखिए एक दिन के लिए 8 kg राइस की जरूरत होती है तो 61 days के लिए कितना kg राइस की जरूरत होगा? 61 इंटू 8 कर लेंगे। अब यहां पर 61 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 8 इंटू 1 8 और 8 इंटू 6 48। तो फाइनली यहां पर आंसर आ गया 488 kg और 488 kg आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए ए कार ट्रेवल्स 80 किलोमीटर इन 2 hours एंड ए ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर इन 3 hours। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द कार टू द ट्रेन इज। मतलब एक कार 80 किलोमीटर चलता है 2 घंटे में और एक ट्रेन 180 किलोमीटर चलता है 3 घंटा में। तो यहां पर हमें कार का स्पीड और ट्रेन का स्पीड का रेशियो निकालना है। अब देखिए स्पीड कैसे निकालते हैं? तो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस को जब हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा आपका स्पीड। अब देखिए यहां पर कार का स्पीड कैसे निकालेंगे? तो कार स्पीड में कुछ इस तरह से सिंबल से डिनोट करता हूं कार स्पीड कैसे निकालेंगे? कार का स्पीड निकालने के लिए ऊपर में हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस को। डिस्टेंस क्या यहां पर कितना है? 80। तो ऊपर में लिख लिया हम लोगों ने 80 और नीचे यहां पर टाइम लिखेंगे। टाइम कितना है? 2। तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया 2। अब यहां पर 2 से इसको काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 40। दैट मीन्स यहां पर कार का स्पीड हो गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये ट्रेन का स्पीड तो मैं कुछ इस तरह से इस सिंबल से डिनोट करता हूं टी स्पीड, मतलब ट्रेन का स्पीड। अब ट्रेन का स्पीड निकालेंगे कैसे? ऊपर में डिस्टेंस मतलब 180 किलोमीटर और नीचे लिखेंगे टाइम है आपका 3 hours। तो यहां पर 3 से इसको जब काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका 60। तो फाइनली यहां पर ट्रेन का स्पीड आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर हमें स्पीड का कार का और ट्रेन का स्पीड का रेशियो निकालना है। कार का और ट्रेन का स्पीड का रेशियो निकालना है। तो यहां पर कार का स्पीड कितना मिला? 40 में ट्रेन का स्पीड कितना मिला? 60। तो इस टू में लिख लेंगे हम लोग 60। 0 0 कैंसिल हो गया। 2 से इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 से इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3। तो फाइनली यहां पर रेशियो आ गया 2:3। कभी कभी फ्रेंड्स यहां पर क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी पूछा जाता है एग्जाम में, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द ट्रेन टू द कार। देखिए यहां पर पहले कार दिया गया है, इंफॉर्मेशन में पहले कार उसके बाद ट्रेन, पर क्वेश्चन जब पूछेगा कभी कभी पहले ट्रेन उसके बाद कार भी पूछा जा सकता है। तो उस केस में देखिए 2:3 हम लोगों का करेक्ट आंसर है। यहां पर 3:2 भी है। तो कभी कभी यहां पर अगर क्वेश्चन में यहां पर इंटरचेंज करके
पूछा जाता अगर क्वेश्चन, तो उस केस में आंसर होता 3:2। तो यहां पर ध्यान से रखेगा, आप इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान में रखेगा। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर इंटरचेंज करके भी एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पर हम लोगों को आंसर कितना मिला 2:3, और 2:3 देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं तो यहां पर थोड़ा सा धीरे जा रहा हूं ताकि हर एक स्टूडेंट को यहां पर अच्छी तरह से हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है, यहां पर आप लोगों को ध्यान से इसको समझना है। इसमें क्या बोल रहे हैं देखिए, इसमें बोल रहे हैं देखिए इन ए ट्रायंगल XYZ एक ट्रायंगल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज ट्रू। इनमें से कौन सा कंडीशन उस ट्रायंगल में ट्रू होगा। अब मैं यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं। मैं यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया मैंने, XYZ इसका नाम दिया गया है। तो यहां पर हम लोगों ने अकॉर्डिंगली नाम भी दे दिया। तो यहां पर कौन सा कंडीशन ट्रू है, इसको कैसे हम लोग यहां पर चेक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है। ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब ये कोई भी ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल का किसी भी दो साइड का लेंथ का सम तीसरा साइड से हमेशा ग्रेटर होगा। मैं यहां पर लिख लेता हूं प्रॉपर्टी को, सम ऑफ एनी टू साइड्स is always greater than the third side. Sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. तो यहां पर देखिए ये जो कंडीशन दिया गया है, ये कौन सा दो साइड को कंसिडर करके यहां पर कंडीशन दिया गया है, वो हम लोगों को पता नहीं है। तो अकॉर्डिंगली यहां पर हम लोग यहां पर कंडीशंस को लिख लेते हैं। तो यहां पर 3 कंडीशन आएगा। कैसे देखिए, एक तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं XY प्लस YZ इज ग्रेटर देन XY प्लस YZ इज ग्रेटर देन क्या होगा, इज ग्रेटर देन XZ। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है XY प्लस XZ इज ग्रेटर देन YZ। दो कंडीशन हो गया। और तीसरा कंडीशन को हम लोग ये लिख सकते हैं XZ प्लस YZ इज ग्रेटर देन XY। तो ये 3 कंडीशन हम लोगों को इस ट्रायंगल से मिल गया। इन तीनों कंडीशन में यहां पर एक कंडीशन को यहां पर ऑप्शन में लिखा गया है। तो ऑप्शंस को देखेंगे, देखिए XY प्लस YZ है पर ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन ए में देखिए XY माइनस YZ, तो XY माइनस YZ अगर यहां पर प्लस होता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता। तो यहां पर प्लस नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आइए ऑप्शन सी में XY माइनस YZ, तो इसको हम लोग रखते हैं। ऑप्शन डी में देखिए XY प्लस ZX इज ग्रेटर देन होना चाहिए, यहां पर लेस देन दिया गया है। देखिए XY प्लस ZX इज ग्रेटर देन YZ है, तो यहां पर तो ग्रेटर देन नहीं है, दैट मींस ये ऑप्शन नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन यहां पर बचा हुआ है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहां पर सोच रहे हैं सर यहां पर तो माइनस है, यहां पर लेस देन है, तो आप कैसे यहां पर ऑप्शन सी को यहां पर करेक्ट आंसर बताया। देखिए मैं यहां पर आप लोगों को समझा देता हूं। यहां पर देखिए XY इस माइनस YZ को अगर आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो XY लेस देन XZ तो है, इस YZ जब राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, प्लस YZ। तो XZ प्लस YZ ग्रेटर देन, देखिए XZ प्लस YZ इस साइड से अगर आप पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे, XZ प्लस YZ ग्रेटर देन XY। अगर इस साइड से पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, XY इज लेस देन XZ प्लस YZ। अब देखिए XY इज लेस देन XZ प्लस YZ यहां पर है, और इस साइड से अगर आप पढ़ेंगे तो क्या कैसे पढ़ेंगे, XZ प्लस YZ इज ग्रेटर देन XY। तो यही तो यहां पर दिया गया है, थोड़ा सा यहां पर इंटरचेंज करके साइड को इंटरचेंज करके यहां पर दिया गया है। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन किस तरह से यहां पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हुआ है, मेरे ख्याल से यहां पर समझ में आया होगा। इन दो कंडीशंस को यूज करके भी ऑप्शन में यहां पर ऑप्शन लगा सकता है एग्जाम में। आप लोगों को यहां पर आराम से अकॉर्डिंगली चेक करके एग्जाम में आंसर करना है। मेरे ख्याल से यहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को यहां पर पूरा क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन था, मैंने यहां पर आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे देखिए, इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आर 20 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। मतलब दो नंबर से और उन दोनों नंबर्स का सम है 20 और डिफरेंस है आपका 8। तो हमें क्या निकलना है, हमें निकलना है देन द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो उन दोनों नंबर्स का स्क्वायर्स का डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा वो निकलना है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहां पर वो दो नंबर मान लेते हैं। लेट द नंबर
बी एक्स एंड वाई। तो यहां पर हम लोगों ने वो द नंबर पता नहीं है, हम लोगों ने यहां पर एक्स और वाई मान लिया। तो यहां पर क्वेश्चन में देखिए इन दोनों नंबर का साम, मतलब इन दोनों नंबर का साम मतलब एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया गया है आपका 20। अभी यहां पर डिफरेंस कितना है, देखिए डिफरेंस मतलब एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया गया है आपका 8। हमें क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना है देन द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स। डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखिए दो तरीके से यहां पर आप निकाल सकते हैं। एक तो यहां पर इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप यहां पर x को निकाल सकते हैं और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद x का वैल्यू और y का वैल्यू यहां पर पुट करके स्क्वायर करके माइनस करके यहां पर आप फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। और दूसरा यहां पर मैं सबसे आसान तरीका यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला को हम लोगों ने यहां पर पुट कर लिया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहां पर एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू है आपका 8 इंटू में एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है 20, तो इंटू में एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर लिया 20। आप यहां पर 2 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 और 0 लगा दिया। तो फाइनली यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका 160, और 160 आपका ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और एक तरीके यहां पर आप यहां से x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाल के भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को जो कंसेप्ट बताया, ये सबसे आसान तरीका, इस तरह का क्वेश्चन को आपको इस तरह का प्रोसीजर अप्लाई करके ही एग्जाम में सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को यहां पर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन यहां पर काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका 2017 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछे गए थे, और काफी बार यहां पर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा सा यहां पर लैंग्वेज को चेंज करके एग्जाम में पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाई लेवल भी है। आप लोगों को यहां पर अच्छी तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को समझना है। चलिए नेक्स्ट यहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसमें बोल रहा है देखिए, इफ सैलरी ऑफ कैपिटल एक्स, सैलरी ऑफ कैपिटल एक्स मतलब एक्स एक यहां पर एक्स मैन है या ओमेन भी हो सकता है। इफ द सैलरी ऑफ एक्स इज 20% मोर देन सैलरी वाई, मतलब यहां पर x का सैलरी y का सैलरी से 20% ज्यादा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, x का सैलरी जितना है हम लोगों को पता नहीं है कितना है x का सैलरी। x का सैलरी जितना भी हो, x का सैलरी y का सैलरी से 20% ज्यादा है। क्या बोल रहा है देखिए, देन बाय हाउ मच परसेंटेज ऑफ इज सैलरी ऑफ y इज लेस देन x, तो y का सैलरी x का सैलरी से कितना परसेंट लेस है, कितना परसेंट कम है, वो हम लोगों को यहां पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर पहला कंडीशन देखिए, x का सैलरी बोला गया है, x का सैलरी y का सैलरी से 20% ज्यादा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, x का सैलरी y का सैलरी से 20% ज्यादा है। अब यहां पर फ्रेंड्स हम लोग मान लेते हैं y का सैलरी ₹100। हम लोगों ने यहां पर y का सैलरी ₹100 मान लिया। अभी यहां पर अगर y का सैलरी ₹100 है तो x का सैलरी कितना होगा, x का सैलरी y का सैलरी से 20% ज्यादा है। तो 100 का 20% कितना होगा 20। तो 100 के साथ जब हम लोग 20 ऐड करेंगे कितना होगा 120। दैट मीन्स x का सैलरी है आपका 120। तो यहां पर x का सैलरी अब यहां हम लोगों को मिल गया। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के हिसाब से यहां पर हम लोगों ने y का सैलरी 100 मान लिया था। तो अकॉर्डिंगली यहां पर x का सैलरी 20 रुपीज ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो 20 रुपीज ज्यादा होगा, और 20 रुपीज ज्यादा करके हम लोगों को x का सैलरी मिल गया 120 रुपीज। अब हम लोगों को यह निकालना है y का सैलरी x का सैलरी से कितना परसेंट कम है, वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए देखिए, ऊपर में कितना रुपीस कम है उसको लिखेंगे। कितना रुपीस कम है, यहां पर y का सैलरी x का सैलरी से कितना रुपीस कम है 20 रुपीस कम है। तो ऊपर में हम लोगों ने लिख लिया 20, और नीचे क्या लिखेंगे देखिए, नीचे यहां पर y का सैलरी x का सैलरी से कितना परसेंट कम है, y का सैलरी x का सैलरी से कितना परसेंट कम है। दैट मीन्स y का सैलरी x का सैलरी से कंपेयर किया जा रहा है। तो जिसके साथ कंपेयर किया जाता है उसको यहां पर हम लोगों को नीचे पुट करना है। तो कितना रुपीस कम था y का सैलरी x का सैलरी से 20 रुपीस, तो ऊपर में हम लोगों ने 20 रुपीस पुट कर लिया।
और नीचे किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, एक्स के साथ। तो नीचे यहां पर 120 पुट कर लिया और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोगों को यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहां पर अकॉर्डिंगली हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। अभी यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। तो यहां पर देखिए फाइनली आंसर आ गया 50/3% और 50/3% आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 93% of students passed and 259 failed। मतलब किसी एक एग्जामिनेशन में 93% स्टूडेंट्स पास हुए हैं और 259 स्टूडेंट्स फेल्ड हुए हैं। हमें क्या निकालना है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन वाज। तो उस एग्जाम में टोटल कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे वो हमें निकालना है। अब देखिए किसी एक एग्जाम में टोटल 100% स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, उन 100% स्टूडेंट्स में 93% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो 93% स्टूडेंट्स क्या है, 93% स्टूडेंट्स पास थे। तो अगर 93% स्टूडेंट्स पास थे तो फेल कितना परसेंट होंगे, फेल है आपका 7% स्टूडेंट्स फेल्ड है। यहां पर देखिए फेल्ड जो परसेंटेज 7% है उसको यहां पर नंबर में दिया गया है 259। दैट मीन्स 7% का वैल्यू कितना है, 7% का वैल्यू हो जाएगा आपका 259। क्योंकि हम लोगों ने यहां पर देखा 93% स्टूडेंट्स अगर पास है तो 7% स्टूडेंट फेल होंगे। तो यहां पर फेल का नंबर कितना दिया गया है 259। दैट मीन 7% का वैल्यू है आपका 259। तो अगर 7% का वैल्यू 259 है तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 7 से इसको काट देंगे, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 7 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 3 जार 21, कैरी में रह गया आपका 4 4 और 9 49, 7 7 जार 49। तो यहां पर 37 आ गया। दैट मीन्स 1% का वैल्यू आ गया आपका 37। अभी हम लोगों को यहां पर 100% टोटल नंबर स्टूडेंट्स निकालना है। तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स 100% है। तो 100 बनाने के लिए 1 को 100 बनाने के लिए यहां पर 100 से गुना करना पड़ेगा बोथ साइड को। तो बोथ साइड जब हम लोग 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 37 इंटू 100 तो ये हो जाएगा आपका 3700 और 3700 आपका ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा।